आप सभी देख रहे हैं कोर कॉन्सेप्ट्स। मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग हमारी नई लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, जिसमें हमारे अभी तक 3 लेक्चर्स हो गए हैं। राजस्थान अध्ययन भाग 1 के चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह मतलब मैंने हाईलाइट करा हुआ है जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर के अंदर लाइंस है, जो पैराग्राफ है, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो भी वो सब हम यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं। आप राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम पढ़ रहे हो, जिसके लिए तैयारी कर रहे हो आरएस से लेकर पटवारी तक, तो आपको राजस्थान अध्ययन की सारी किताबें जो 4 भागों में आती हैं क्लास 9, 10, 11, 12 की, वो कवर अप करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर राजस्थान अध्ययन का भाग 1 कक्षा 9 की हमने पढ़ाई चालू करी थी, जिसमें कि हम पहला चैप्टर राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। 1 बाय 1 हम सारे चैप्टर्स कवर अप करेंगे। तो इसके बाद में अभी तक हमने राजस्थान का परिचय और कि राजस्थान के बारे में कि कहाँ से क्या हुआ, राजस्थान का बैकग्राउंड क्या था और नामकरण कैसा हुआ राजस्थान का अभी, और यहाँ पर सभ्यताएं जो आई वो सभ्यताओं के बारे में हमने इतना पढ़ चुके थे, प्राचीन सभ्यताएं। ठीक है, अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो आप पुराने लेक्चर्स पहले कवर अप कर लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा आपको उसका। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो नया टॉपिक है अगला, वो है पूर्व मध्यकालीन राजस्थान। मतलब कि हमने मध्यकालीन, आपने हमेशा भारत के बारे में सुना होगा मध्यकालीन इतिहास, जो कि लगभग 12वीं 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। ठीक है, मेडिवल पीरियड यानी कि मध्यकालीन, और पूर्व मध्यकालीन काल वो हो गया जो मेडिवल पीरियड से पहले वाला है, जो कि गुप्त साम्राज्य खत्म होने के बाद में 2री 3री शताब्दी से लेकर 10वीं 11वीं शताब्दी तक जो टाइम पीरियड था उसको पूर्व मध्यकालीन काल कहा जाता है। तो इसमें राजस्थान के अंदर पूर्व मध्यकालीन राजस्थान में क्या क्या ऐसी घटनाएं हुई, क्या क्या इंपॉर्टेंट मतलब चीज़ें हुई, उनके बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो बहुत आप सिर्फ इतना समझिए कि पूर्व मध्यकालीन राजस्थान के अंदर खूब सारी चीज़ें हुई। राजपूतों का बेसिकली यहाँ पर उदय होता है। ठीक है, गुप्तों का पतन होता है, विदेशियों का आक्रमण होने लग जाता है, केंद्रीय शक्ति नहीं थी उत्तरी भारत में। ठीक है, और उसके बाद हूणों का आक्रमण होता है। मालवा के एक शासक थे यशोवर्मन, ठीक है, उन्होंने हूणों को हराया था 532 ईस्वी में। बस इतना याद रखिए। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे कि राजपूतों की उत्पत्ति होती है। बेसिकली यहीं से सारे क्वेश्चंस हमारे पुट अप होने वाले हैं। ठीक है, राजपूतों को विशुद्ध जाति से उत्पन्न होने के मत को बल दिया गया है। ठीक है, उनको अग्निवंशीय बताया गया है, और इस के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती कि राजपूत अग्निवंशीय, राजपूतों को विशुद्ध जाति का बताया गया है। चंद्र बरदाई की आपने एक पुस्तक का नाम जरूर पढ़ा होगा, पुस्तक नहीं ग्रंथ कह लीजिए, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो में भी बताया गया है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्नि से हुई है। ठीक है, 4 वंशों के बारे में बताया गया था, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, जो कि ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से राक्षसों के संहार के लिए उत्पन्न किए गए थे। ठीक है, अब ये बहुत काल्पनिक सी बात लगती है हम 21वीं सेंचुरी के अंदर। ठीक है, लेकिन इसी बात को 18वीं शताब्दी तक माना गया है। अब यहाँ पर खूब सारे इतिहासकार, अब जैसे कि गौरीशंकर, हीराचंद्र ओझा, सीवी वैद्य, दशरथ शर्मा, ईश्वरी प्रसाद, इन्होंने इस मत को पूरी तरह से नकार दिया है। ठीक है, और कुछ इतिहासकार हुए, उनके अनुसार क्या था कि जब राक्षसों से लड़ाई करने के लिए यज्ञ करा गया और 4 राजपूत जातियों को एक तरीके से कह लीजिए संगठित करा गया कि आपको इनके विरुद्ध लड़ना है, तो उसको भी कहा जा सकता है कि ये अग्निवंशीय, वहां से उनकी उत्पत्ति हुई। तो गौरीशंकर, हीराचंद ओझा राजपूतों को सूर्यवंशीय और चंद्रवंशीय बताते हैं। ठीक है, ये हमको, अगर आप आरएस मेंस की तैयारी कर रहे होंगे ना, अगर आप आरएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि कौन से इतिहासकार ने राजपूतों को क्या बताया है, कौन से वंश का बताया है। ठीक है, तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी के अनुसार
राजपूत सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हैं। ठीक है, राजपूत प्राचीन क्षत्रियों के वंशज हैं। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित यही मत सर्वाधिक लोकप्रिय भी है। ठीक है, कि राजपूत सूर्यवंशी हैं, चंद्रवंशी हैं, यही सबसे ज्यादा लोकप्रिय मत भी है, जो कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी का है। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉट के अनुसार राजपूतों को शक और सिथियन बताया गया है। ठीक है, मतलब उन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि इनके खूब सारे रीति रिवाज शक जाति के रिवाजों से समानता रखते थे, जैसे कि सूर्य पूजा, सती प्रथा प्रचलन, अश्वमेघ यज्ञ, मदपान, शस्त्रों और घोड़ों की पूजा इत्यादि। ठीक है, विदेशी मत का गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने खंडन किया है। ठीक है, ओझा जी का क्या कहना है कि राजपूतों तथा विदेशियों के रस्म रिवाजों में जो समानता कर्नल टॉट ने बताई है, वह समानता विदेशियों से राजपूतों ने प्राप्त नहीं की, वरन उनकी सातीयता वैदिक तथा पौराणिक समाज और संस्कृति से की जा सकती है। मतलब इन्होंने पूरा ओझा जी ने नकार दिया कि कर्नल टॉट ने जो विदेशियों के बारे में बताया कि ये विदेशियों से इन्होंने इनके रस्म रिवाज मिलते हैं, इन्होंने इस बात को नकार दिया ओझा जी के अनुसार। ठीक है, और उन्होंने कह दिया कि विदेशी जातियों से इनको जोड़ना पूरा का पूरा निराधार है। डॉक्टर D.R. भंडाकर के अनुसार राजपूतों को गुर्जर मानकर उनका संबंध श्वेत हूणों के स्थापित करके विदेशी वंशीय उत्पत्ति को और बल देते हैं। ठीक है, मतलब डॉक्टर D.R. भंडाकर के अनुसार राजपूत गुर्जर है। ठीक है, उनका संबंध श्वेत हूणों से है। ठीक है, पुराणों में गुर्जर और हूणों का वर्णन विदेशियों के संदर्भ में मिलता है। मतलब पुराणों में बताया गया है कि गुर्जर और हूण विदेशी हैं। इस प्रकार डॉक्टर D.R. भंडाकर का कहना है कि अग्निवंशीय, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान भी गुर्जर थे, क्योंकि राजौर अभिलेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। इसके अतिरिक्त भंडारकर ने बिजोलिया शिलालेख के आधार पर कुछ राजपूत वंशों को ब्राह्मणों से उत्पन्न माना है। जो राजपूतों को ब्राह्मण वंशी बताया गया है वो चौहान थे, उन्हें वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। और गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है। तो डॉक्टर ओझा के मत को सामान्यतः मान्यता मिली हुई है। निसंदेह राजपूतों को भारतीय मानना उचित है। ठीक है, अब हम डिफरेंट राजपूत राजवंशों का उदय, मतलब कैसे कैसे राजस्थान में उदय हुआ, कौन कौन से राजपूत यहाँ पर बसे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि प्रतिहार हो गए, राठौड़ हो गए, चौहान हो गए, परमार हो गए इत्यादि। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेवाड़ के गुहिल। ठीक है, इस वंश का आदि पुरुष गुहिल था। मतलब इस कारण इस वंश के राजपूत जहां जहां जाकर बसे उन्हें स्वयं को गुहिल वंशीय कहा। गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा गुहिलों को विशुद्ध सूर्यवंशी मानते हैं। मतलब सबसे पहले आदि पुरुष कौन, गुहिल वंश का गुहिल। ठीक है, इनको कौन सा वंश का माना, सूर्यवंशी, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। और D.R. भंडाकर के अनुसार गुहिल कौन थे, ब्राह्मण थे। ठीक है, गुहिल के बाद माननीय प्राप्त शासकों में बापा का नाम उल्लेखनीय। मतलब जो प्रमुख शासक हुए गुहिल वंश के, गुहिलादित्य के बाद में जिसने गुहिल वंश की स्थापना करी थी वो थे बापा। ठीक है, डॉक्टर ओझा के अनुसार बापा इसका नाम न होकर कालभोज की उपाधि थी। ठीक है, मतलब इनका नाम बापा न था, इनका जो उपाधि थी कालभोज की थी। बापा का एक सोने का सिक्का भी मिला है जो 115 ग्रेन का था। ठीक है, मतलब आप सोच सकते हैं इतना पुराना टाइम पीरियड का एक सोने का सिक्का मुहर मिली है जो बापा के टाइम पीरियड की है। ठीक है, बापा की है जो 115 ग्रेन का था।
ठीक है। अल्लट जिसे ख्यातों में आलू रावल कहा गया है, 10वीं सदी में लगभग मेवाड़ का शासक बना। कौन? अल्लट 10वीं सदी में मेवाड़ का शासक बना। ठीक है। उसने हुंड राजकुमारी हरियादेव से भी विवाह किया था, मतलब हरियादेव से विवाह करा और उसके समय में आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण कराया गया। तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूरा जाता है कि अल्लट सबसे पहले तो ये गुहिल वंशीय था, 10वीं शताब्दी में आया, जिसने कि हुंड राजकुमारी हरियादेव से विवाह किया। ठीक है। उसने आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण कराया। आहड़ से पूर्व गुहिल वंश में गतिविधियों का प्रमुख केंद्र नागदा था। ठीक है। आहड़ से पहले गुहिल वंश की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र नागदा था। और गुहिलों ने 13वीं सदी के प्रारंभिक काल तक मेवाड़ में कई उथल पुथल के बावजूद भी अपने कुल परंपरागत राज्य को बनाए रखा। ठीक है। अभी और ज़्यादा जब अपन गुहिल वंश के बारे में, मेवाड़ राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो और डिटेल में जाएंगे। अभी के बारे में बेसिक के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है। अब हम बात करते हैं मारवाड़ के गुर्जर प्रतिहारों की। ठीक है। प्रतिहारों द्वारा अपने राज्य की स्थापना सर्वप्रथम राजस्थान में की गई थी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। जोधपुर के शिलालेखों से प्रमाणित होता है कि प्रतिहारों का अधिवासन मारवाड़ में लगभग 6वीं शताब्दी से द्वितीय चरण में हो चुका था। मतलब 6th सेंचुरी के सेकेंड फेज के अंदर मारवाड़ के अंदर गुर्जर प्रतिहार बस चुके थे। ठीक है। चूंकि उस समय राजस्थान का यह भाग गुर्जरत्रा कहलाता था, इसलिए चीनी यात्री युवांग चुवांग ने गुर्जर राज्य की राजधानी का पीली मोलो भीलमाल या बाड़मेर बताया है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि चीनी यात्री युवांग चुवांग ने गुर्जरत्रा बताया गया है, मतलब प्रतिहारों के बारे में बताया गया है। मुहनोत नैन्सी ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख करा है, जिसमें मंडोर के प्रतिहार प्रमुख थे। ठीक है। फिर इस शाखा के प्रतिहारों का हरिश्चंद्र बड़ा प्रतापी शासक था। ठीक है। जिसका समय 6वीं शताब्दी के आसपास रहा। इन्होंने लगभग 600 वर्षों के अपने काल में मंडोर के प्रतिहारों में सांस्कृतिक परंपरा को निभाया। ठीक है। बहुत शौर्यवान थे। इन्होंने विदेशियों के आक्रमण को भी रोका था। ठीक है। जालौर, उज्जैन, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों की नामावली नागभट्ट से आरंभ होती है। ठीक है। ये भी बहुत यशस्वी राजा हुआ नागभट्ट। फिर उसे ग्वालियर प्रशस्ति में मलेच्छों का नाशक कहा गया। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ग्वालियर प्रशस्ति की बात हो गई है, तो इसमें किसकी, कौन से वंश की बात हुई है? प्रतिहार वंश की, गुर्जर प्रतिहार वंश की। और मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? नागभट्ट को। और इस वंश में भोज और महेंद्रपाल भी प्रतापी शासक हुए हैं। अब बात करते हैं हम आबू के परमार वंश की। ठीक है। आबू के परमार का शाब्दिक अर्थ होता है शत्रु को मारने वाला। ठीक है। आबू के आसपास जो एरिया पर बसे परमार कहलाए। ठीक है। धीरे धीरे उन्होंने मारवाड़, सिंध, गुजरात, मालवा, वागड़ आदि राज्यों को अपने अधीन करा। ठीक है। आबू में परमारों का कुल पुरुष धूमराज था। ठीक है। परंतु परमारों की वंशावली उत्पल राज से आरंभ होती है। ठीक है। इसकी वंशावली परमारों की कहां से चालू होती है? उत्पल राज से। परमार शासक धंधुक के समय गुजरात के भीमदेव ने आबू को जीतकर वहां विमल शाह को दंडपति नियुक्त किया। और विमल शाह ने आबू में 1031 में आदिनाथ का भव्य मंदिर बनवाया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई, आदिनाथ का मंदिर आबू में है। किसने बनवाया? विमल शाह ने। ठीक है। धारावर्ष आबू के परमारों का सबसे प्रतापी शासक था। अब इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उसने पार्थ पराक्रम वियोग, अब ये देखो ये नाम है प्रहलादन देव। ठीक है। इसने एक नाटक लिखा जिसका नाम था पार्थ पराक्रम व्यायोग। ठीक है। प्रहलादन देव ने क्या लिखा? पार्थ पराक्रम व्यायोग नामक नाटक लिखा था।
एक नेमिनाथ मंदिर आबू में देखने को आपको मिलता है। भोज परमार ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया था। ठीक है, चित्तौड़ किले के अंदर त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया। किसने? भोज परमार में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, और परमारों ने बांसवाड़ा के पास अर्थुन्ना नगर बसाया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, अर्थुन्ना नगर बांसवाड़ा के पास में परमारों के द्वारा बसाया गया था। अगला जो राजपूत है वो है सांभर के चौहान। ठीक है, चौहानों के मूल स्थान के संबंध में मान्यता है कि वे सपालदक्ष व जांगल प्रदेश, हमने पढ़ा था जांगल प्रदेश, आपने अगर हमारा लेक्चर नंबर दूसरा देखा होगा, दूसरा या तीसरा, उसमें बताया था जांगल प्रदेश कहा जाता है किसको? बीकानेर और जोधपुर का जो एरिया है उसको जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जिसकी, ठीक है, तो उसकी राजधानी अहिछत्रपुर नागौर बताई गई है। और सपालदक्ष के चौहानों का आदि पुरुष वासुदेव था, जिसका टाइम पीरियड लगभग 551 ईस्वी में हुआ। बिजोलिया प्रशस्ति में वासुदेव को सांभर झील का निर्माता बताया गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माफ कर लीजिएगा कि बिजोलिया प्रशस्ति में वासुदेव को सांभर झील का निर्माता बताया गया। सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन आएगा, सांभर झील का निर्माता बिजोलिया प्रशस्ति के अनुसार कौन था? वासुदेव था। और इसी प्रशस्ति में जो थोड़ी देर पहले आपको बताया, चौहानों को वस्त्री गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। ठीक है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट नाम आता है कि चंद्रराज की पत्नी थी रुद्राणी। ये बहुत पूजा पाठ करती थी, जिन्होंने पुष्कर झील में वो रोज 1000 दिए जलाती थी। ये क्वेश्चन आ जाए कि पुष्कर की झील में रोज 1000 दीपक कौन जलाता था? तो वो था चंद्रराज की पत्नी रुद्राणी। ठीक है, अब बात करते हैं 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान ने अजमेर नगर की स्थापना करी थी। ठीक है, आनाजी झील बनाई थी किसने? अर्णोराज ने। और चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ काल सपालदक्ष व स्वर्णयुग कहलाता है। किसका? चौहानों का। उसे विसलदेव और कवि बांधव भी कहा जाता है। विसलदेव और कवि बांधव किसे कहा जाता है? विग्रहराज चतुर्थ को। विसलदेव और कवि बांधव किसे कहा जाता है? विग्रहराज चतुर्थ को। ठीक है, उसने हरकेली नाटक और उसके लिखा था। उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक लिखा। ललित विग्रहराज किसने लिखा? उसके दरबार में कौन था? सोमदेव ने। सोमदेव ने लिखा ललित विग्रहराज। देखो, ये जो डायलेक्ट्स हैं और ये सब चीज़ें हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आपको किसी भी ग्रंथ का नाम दे दिया जाएगा और नाम पूछ लिया जाएगा कि ये किसने लिखा था। ठीक है, और आगे चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर अजमेर के अंदर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। ठीक है, पहले तो ये वैसे तो देखा जाए तो ये विग्रहराज ने अजमेर में संस्कृत एक पाठशाला का निर्माण कराया गया था। वो संस्कृत पाठशाला को कन्वर्ट कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसका नाम दिया 2.5 दिन का झोपड़ा। और विग्रहराज ने तोमरों को परास्त करके दिल्ली पर कब्जा किया था। और इसी वंश में एक बहुत प्रतापी राजा हुए पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, जिसका नाम आपने सुना होगा। और मोहम्मद गोरी के साथ उनके तराइन के युद्ध हुए थे। ठीक है, तो वो भी आपने सुन रखा होगा, उन पृथ्वीराज चौहान की स्टोरी। अभी बस लगभग इतने याद रखिए। और ये चौहान राजस्थान में कहाँ पर थे? एक चीज याद रखिएगा, पृथ्वीराज विजय के लेखक थे जयानक। जयानक कौन ने क्या लिखा था? पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय जयानक के द्वारा लिखी गई थी। और ये कहाँ बसे थे? ये चौहान रणथंबोर में थे, जालौर में थे, हाड़ौती में थे, नाडौल में थे, चंद्रावती और आबू में भी इन्होंने शासन किया था। अब जब हम इनकी पूरी वंशावली पढ़ेंगे, चौहानों के बारे में पढ़ेंगे, तो हम इनको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेडिवल राजस्थान के जितने भी राजपूत वंश हुए, जैसे कि सिसोदिया वंश हो गए, राठौड़ हो गए। ठीक है, तो
तो हम अगले बार इनको कवर करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और पुराने लेक्चर्स ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप डेडिकेटली पढ़ाई कर रहे हैं राजस्थान एग्ज़ाम्स के लिए, आरपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम, तो ये आपके लिए बुक बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस बुक से डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे आपके। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।